जी, नमस्कार। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपकी रेलवे में जेई पोस्ट के लिए, फिर डीएमएस के लिए, सीएमए के लिए, फिर सुपरवाइजर के लिए बहुत सारी पोस्ट आई हैं, उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर्विस सिलेक्शन में कई सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि कौन सा चूज करना चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चूज करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको मार्क्स भी लाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनका कट ऑफ ज्यादा जाता है और क्यों जाता है। ठीक है, इन जनरल आपको पता है वैसे कि सारे आरआरबी का कट ऑफ अलग अलग होते हैं, तो हम श्योर नहीं कह सकते, पर आपको मैं एक रेंज बता दूंगा कि भाई ये सर्विसेज हैं, इस वजह से, इस रीजन से इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। फिर प्रमोशन की बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न, कट ऑफ, सबकी बातें करेंगे, एक से लेके जेड तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पर डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक निवेदन होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जॉब होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताते चलूं। और इसी वजह से मैंने ये डायग्राम भी लगाया है कि आजकल आपने देखे होंगे कि ट्रेनों का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारी लाइफ सेक्रीफाई हो रही है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है भाई? आपकी होती है। मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर की। आप कहोगे यार एक जूनियर इंजीनियर बेचारा क्या क्या करेगा, इससे पहले मैंने लोको पायलट में बताया बनाया था, मैंने कहा था इनकी भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत हैक्टिक जॉब लोको पायलट की भी होती है, और सेम टाइम आपकी भी जॉब बहुत बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो चार्जशीट बन जाती है भाई आपके नाम पे, इंक्रीमेंट रुक जाता है, बातें सुननी पड़ती है वो अलग। और रेलवे की कल्चर को आप ऐसे मत समझ लेना, ये रेलवे की कल्चर है, जो बच्चे जॉब करते हैं आप उनसे बात करना, मतलब यहाँ पे सरसर वाला बहुत फंडा है। मतलब वो आर्मी में जैसे ना कि सीनियर इज एवरीथिंग, वैसी वाली चीजें हैं, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, पर हैं सिमिलर नेचर की चीजें यहाँ भी। जब आप जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे बात करोगे तब वो तो ये कहते हैं कि यहाँ पे मत आओ, पर बेरोजगारी है, कहाँ जाएं, और एक अच्छी सैलरी मिलती है, 70 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है, तो सैलरी में ऐसा इशू नहीं होता है। मैं बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की कर रहा था, तो जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर को लोग मतलब सिमिलरली यहाँ पे ट्रीट करते हैं। सबको पता है कि 3 से 5 ईयर में ये बंदा बन जाएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और बिलीव मी, आप जिस भी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में जाइए, जो एसएससी होता है ना, उसके साइन पे ही सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप मेंटेनेंस पे हो, आपने साइन कर दिया भाई ये रूट ठीक है, ये इंजन ठीक है, ये डीजल सेट जो भी आपने अप्रूव कर दिया, मटेरियल ठीक है, इंस्पेक्शन किया आपने, फिर उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। बाकी सारे अधिकारी ऊपर वाले पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सिग्नलिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और एक सेक्शन इंजीनियर के ऊपर, मतलब जब रिपोर्ट आई थी उसकी गलती भी रही होगी, पर सेक्शन इंजीनियर के ऊपर आ गया था। वो भी आपको पता है कि डायरेक्टली सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी बहुत पहले आई थी, अब आना बंद हो गई है, तो इन्हीं को प्रमोट करके बनाया जाता है, और उसी के साइन पे जब सब कुछ होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो ये सोच के मत जाना कि गवर्नमेंट जॉब है जाके मजा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, काम करना पड़ता है। हाँ, कुछ सर्विसेज हैं जहां पे मजा भी है, और मुझे पता है कुछ सर्विसेज हैं जहां पे अंडर टेबल पैसे भी हैं, पर उनका कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। कुछ सर्विसेज हैं जिनमें ट्रांसफर कम है, कुछ सर्विसेज हैं जिनमें शिफ्ट लगती है, कुछ सर्विसेज हैं जिनमें शिफ्ट नहीं लगती है। बहुत सारी चीजें हैं आपको जानने के लिए। उससे पहले हम आगे का डिस्कशन करें, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं भाई कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का सिंपल फंडामेंटल है, सबसे पहले आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ध्यान रखिए आप कितना के लिए भी एलिजिबल हो, आपको चूज करना पड़ेगा एक सिंगल आरआरबी चूज करना है। मल्टीपल आरआरबी में अप्लाई करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर जो चालू रहे, ईमेल आईडी जो चालू रहे, जहां पे आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है, एक अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, फोटो, साइन, ये सारी चीजें स्कैन करके रखना है एज पर द फॉर्मेट। नहीं भी रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कर लोगे आप, मुश्किल नहीं है, आप इंजीनियर हो, इतना तो उम्मीद किया जाता है आपसे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रखना है। ठीक है, वैसे तो मेल आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब फॉर्म आप भरोगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। मीडियम का मतलब ये है कि आप कौन से लैंग्वेज में, टोटल 30 लैंग्वेज है यहाँ पे, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहेंगे, तो ये आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपने गलती किया
पूरा पेपर कंडम हो जाएगा। कई सारी लैंग्वेजेज हैं, एज पर योर कन्वीनियंस आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। स्पेशली जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम होती है, एक चीज तो बताना भूल ही गया, इसके लिए एलिजिबिलिटी है 3 ईयर की डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो आगे हम देख लेंगे। ये इसके लिए हायर डिग्री में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अगर आपके पास बीई है या फिर बीटेक है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, साफ साफ मेंशन किया गया है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि 12th के बाद डिप्लोमा किया है, बिल्कुल आप एलिजिबल हो। 12th के बाद भी डिप्लोमा आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। एक बार फॉर्म भर के आपने सबमिट कर दिया, क्या उसके बाद मॉडिफिकेशन होगा? कोशिश करिए कि आपको मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, पर रेयर केस आपको मॉडिफिकेशन कुछ करना पड़ता है, कुछ गलती हो गई तो 250 रुपीज पे करके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये आपकी डिटेल रही। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एग्जामिनेशन क्या है। तो CBT 1 होगा आपका, CBT 2 होगा आपका, ये 2 एग्जाम्स होंगे। इसके बाद मेडिकल और DB होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ये केवल आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये 100 मार्क्स का होगा, आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। यहाँ पे मैथ या एप्टीट्यूड आप कह लीजिए, ये आएगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी आएगी 25 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आपका आएगा 15 मार्क्स का, और आपका GS आएगा, GS कितने का आएगा? 30 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स का हो गया। आपको मान के चलना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ, जनरली कट ऑफ ये मान के चलो, कहीं कहीं किसी किसी RRB का कट ऑफ जो होता है वो 55 के आसपास आ जाता है जनरल का। अब तो ज्यादा ही रहेगा, ये मैं पहले का बता रहा हूं, तो मैं इसको रफी कर देता हूं 60 मिनिमम, वो भी किसी किसी RRB का आ सकता है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, कोशिश करिए 70 प्लस स्कोर करने का। 70 प्लस जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि आपको CB2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। 15 टाइम आप वैकेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी, इतने लोगों को 15 टाइम्स 15 टाइम्स लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या स्क्रीन इन किया जाएगा CBT 2 के लिए। और ये जो 100 मार्क्स है, इसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 90 मिनट्स, मतलब मान के चलिए एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। इतने में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका सही आंसर करना है, गलत आंसर नहीं। अगर गलत आंसर करते हो तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो चांस ही नहीं कि आप गलत करो। CBT के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हो तो यहाँ पे भी आपका जनरल अवेयरनेस काम आएगा, जो आपने पहले पढ़ा है 15 मार्क्स का। फिर यहाँ पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आ जाता है, ये भी जनरल साइंस की चीजें हैं, आपने पढ़ाई है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई, पहले शॉर्टलिस्ट तो हो जाओ। फिर आपका कंप्यूटर आ जाता है 10 मार्क्स का। फिर इसके बाद आपकी एक और कोई चीज आता है 10 मार्क्स का, मुझे अभी करंटली याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया। ये टोटल 50 मार्क्स हो जाता है। 100 मार्क्स का आपका आता है कोर टेक्निकल। क्या होता है? कोर टेक्निकल। इसके लिए सिलेबस दिया गया है, आपके हर ब्रांच का अलग अलग सिलेबस दिया गया है, आपको सिलेबस रीड आउट कर लेना है। जनरली सारे ब्रांच में पूरा ही सब्जेक्ट दे दिया है इन्होंने रफली, तो आप कोई सी भी आपका जो SSC JEE लेवल का ही पढ़िए। SSC JEE का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आता है, वो रीड आउट कर लिए। पर ध्यान दीजिए SSC JEE में सिलेबस थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है, तो हो सकता है सारे टॉपिक कवर ना हो, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं YCT की प्रीवियस ईयर की बुक्स आती हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स स्टेट और सेंट्रल लेवल के कवर करते हैं। AE लेवल का वो ले लीजिए, वहां पे सोल्यूशन भी दिया गया है, उसको रट डालिए, वो आप CBT 2 के लिए करोगे। ठीक है, CBT 2 के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे भी आपको 75 स्कोर करना है। 75% की मैं बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम होता है आपका 150 का। ठीक है, तो इतना परसेंट आपको स्कोर करना है। इससे जितना ज्यादा स्कोर करोगे सिलेक्शन में श्योरिटी उतना बढ़ेगी। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। बाकी OBC EWS के लिए आप 7 से 10 नंबर कम कर सकते हो। SC के लिए आप 10 से 15 नंबर कम कर सकते हो। ST के लिए आप 20 से 25 नंबर कम कर सकते हो। उस तरीके से डिफरेंट RRB के लिए जो ये आपके कट ऑफ हैं ये वेरी करते रहते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिटेल बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं, एक बेसिक आइडिया हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी सर्विसेज अच्छी हैं, आपको कितना स्कोर करोगे तो कौन सी सर्विस आपको मिलेगी और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब चलिए सीधा एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं इनके। तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं। कुछ कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये डेट मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आपको ध्यान देना है। ये सैलरी है,
सैलरी, ये वाली जो सैलरी है ये काफी ज्यादा होती है, पर इसके लिए ग्रेजुएशन मांग रखा है उन्होंने। आरआरबी की जो बातें हो रही हैं, ग्रुप सी की जो है ये बेसिकली सैलरी ये भी 70,000 के आसपास पहुंच जाती है। सर्विसेज में भी डिफरेंस है, जैसे प्रोडक्शन हो, वर्कशॉप वाली हो, वहां पे आपको 10% पहले से चला आ रहा है, अलग से वर्कशॉप अलाउंसेज मिलता है, तो वहां पे सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। कोई भी एक आरआरबी ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि हर आरआरबी में जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट हैं, सारी पोस्ट अवेलेबल हो, पर जहां पे अवेलेबल है वो ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनको जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन की वजह से जो एज रिलैक्सेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ एक कोविड का 3 ईयर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, कोविड का दिया गया है। पर ऐसा नहीं कि आप ओबीसी का भी ले रहे हो, कोविड का भी ले रहे हो, दोनों कम्युलेटिव नहीं होगा, दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके ऊपर दोनों एप्लीकेबल हैं तो आप किसको लेना चाहते हो। ऑब्वियसली जो ज्यादा होगा आप उसी को लोगे, या गवर्नमेंट भी जो ज्यादा होगा उसी को देगी। तो सीबीटी, ये एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये मैं टेलीग्राम चैनल @मनु पे शेयर भी कर दूंगा। पोस्टिंग के बारे में बता दूं आपको, बेसिकली जो जोन होते हैं ना उसमें पोस्टिंग होती है, आपने वेस्टर्न जोन चूज किया है, उसमें भी कई बार जो स्पेसिफिक ट्रांसफर भी हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं रहती है पोस्टिंग, कुछ टाइम के लिए इधर उधर हो सकती है पर वो हो जाता है, पर जोन में ही रहती है पोस्टिंग, ठीक है। जैसे आप ये वेस्टर्न जोन चूज कर लेते हो तो आपका जनरली पोस्टिंग, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, ये जो बेसिकली रीजन है इनमें ही होती है। मुंबई वाला आरआरबी अप्लाई करते हो तो मुंबई में सेंट्रल भी आता है, वेस्टर्न भी आता है, तो ये आप ध्यान रखना कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो सकता है। अगर बहुत आप रिजिड हो, नहीं भाई मुझे यही जॉब चाहिए, मैं तो यही करने वाला हूँ, बीवी बच्चों से दूर नहीं रह सकता, या फिर घर से दूर नहीं रह सकता, इन शॉर्ट बीवी बच्चे तो लेके जा ही सकते हो, क्वार्टर्स मिलते हैं क्या, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना। मिलते हैं बट बहुत खराब जर्जर हालत में होते हैं। रेलवे देख ही रहे हो कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी रेलवे है उससे कहीं पुराना आपके क्वार्टर्स हैं, तो बहुत जर्जर हालत में है, कोई लेता नहीं है, सब लोग एचआरए लेके पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं और बाहर जाके रहते हैं। आप भी वही करोगे, आप भी अंदर नहीं रहोगे। स्ट्रेस बहुत होता है काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, मैंने पहले ही बताया, तो एकदम वो प्राइवेट सेक्टर वाली फीलिंग आएगी आपको। मतलब एकदम प्राइवेट वाली नहीं कि नौकरी जाने वाली है, बस नौकरी जाने का छोड़ के रिमूवल ऑफ जॉब भी हो जाता है, अगर आप मेजर गलती करते हो तो। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं होगा, रिमूवल ऑफ जॉब नहीं होता है, वो भी हो जाता है, पर इन द रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस, जनरली नहीं होता है। पर एक जॉब सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सारा प्रेशर रहता है। मैंने कहा कि सरसर वाली कल्चर है, सीनियर चपेट लगा देते इन द सेंस कि अगर उनको ऊपर कोई चढ़ा है ऊपर वाला तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, डांट करेगा, आसपास से गुजरते हैं, कुछ पूछ लिया तो सरसर, मतलब एकदम सरसर वाला माहौल रहता है पूरा, ठीक है। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है इसके वजह से। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये आपका पैटर्न दिया हुआ है एग्जाम का, इसका भी डिस्कशन हो ही गया है। मैं आगे चलूंगा जब वो सर्विस वाली लिस्ट आ जाएगी ना, तो वो बात कर लेंगे। ये जो दूसरे पोस्ट है इनके लिए जो क्वालिफिकेशन दे रखा है आप रीड आउट कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑटोमोबाइल भी एलिजिबल है इनमें पोस्ट के लिए, और देख लेना। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को ये एक ही कंसीडर करते हैं, तो सर्विस इंटरचेंजेबल है। आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो बंदे हैं वो एक दूसरे के सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके एक दूसरे के सर्विस में पोस्टिंग भी होती है, तो दोनों को सेम मान के चलते हैं, या दोनों को मान के चलते हैं, ये जुड़वा भाई हैं, जहां पे भी इनकी जरूरत पड़ती है एक जैसे ही पड़ती है, ठीक है। अब जिसका आपको अगर इंतजार है तो वहां पे चलते हैं डायरेक्टली। एक मैं कोई आरआरबी मुंबई से स्टार्ट कर देता हूं। ये आप देख रहे हो, ये आरआरबी मुंबई की चीजें आ गई। अगर आप ये वाली मैं कुछ कुछ बताते जाऊंगा, आपका जैसा बिहेवियर है आप उसके हिसाब से अप्लाई करना। कुछ चीजें मैं बता देता हूं, जरूरी नहीं कि हर जगह इसकी वैकेंसी है। पहले जो टॉप लेवल की उनको बता देता हूं। एक वैकेंसी है जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा, डिपोर्ट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट, इसे हम कहते हैं डीएमई। किसी भी ब्रांच से, मतलब इन जनरल जो एलिजिबल हैं, कोई भी, जैसे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल, कोई भी इसको चूज कर सकता है। किसी भी ब्रांच से आपने किया है या उसके अलाइड जो बेसिकली ब्रांचेज मेंशन कर रखे हैं, उनके अलाइड ब्रांचेज वहां पे मेंशन कर रखे हैं, आप देख पाओगे पर्टिकुलर इसी एडवर्टीजमेंट में। कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे ज्यादा लोग इसी को चूज करते हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसी का जाता है,
इसके दो रीजन है। एक तो भाई इसमें कोई आपको मतलब हेक्टिक जॉब नहीं होती है, कोई सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, मेंटेनेंस आपको नहीं देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइप की नहीं है, बस मटेरियल प्रोक्योरमेंट का काम आपको करना होता है। और जहां पे इस टाइप का मैनेजरियल वर्क आता है वहां पे अंडर टेबल मनी या ब्लैक मनी जिसको आप कहते हो वो भी आता है, क्योंकि टेंडरिंग में आपका रोल होता है। तो बस मैक्सिमम लोग इसी को चूज करते हैं। आपके भी ज्यादा मार्क्स आए तो आपको इसी को चूज करना है। मैं कहूंगा इसको चूज करिए, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात किया सब यही कहते हैं भाई इसको लीजिए, चिल एंड रिलैक्स, पैसा भी पॉकेट में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा हूं किस टाइप की चीजें करो, पर डिपार्टमेंट में होता है, होता चला आ रहा है, मेरे कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैं जनरली यहाँ पे जो जिन सर्विसेज की बात करूंगा वो रिलेटेड होंगी आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो डिपार्टमेंट है या सब डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड। यहाँ पे इनको जो देख रहे हो ना, ये बेसिकली ड्राइंग है। कोई भी चीज बन रहा है ना उसका पहले ड्राइंग बनता है, चाहे इंजन बने, चाहे कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, कुछ भी, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उसका डिजाइन बनता है। तो अगर ये सर्विस आप सेलेक्ट करते हो तो आपको बेसिकली जो डिजाइनिंग के ऐप होते हैं उस पर बैठ के, जैसे एक ऑटोकैड मैकेनिकल में आपने देखे होंगे, तो उस टाइप के सर्विस है, आपको बैठ के डिजाइन करना है मात्र। जनरली आपकी पोस्ट ऑफिस जो आरआरबी के हेड ऑफिस होती हैं वहां पे होगी, तो मतलब अच्छे शहर में रहोगे, एक फायदा है। कंप्यूटर पे काम करना है, एसी ऑफिस में काम करना है, ये एक फायदा है। किसी भी तरीके की वो एक्सीडेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके या ह्यूमन कैजुअलिटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आने वाली है। तो एक मतलब चिल वाला माइंड रहेगा, ये आप कह सकते हो। पर हाँ, मतलब एक ही टाइप की जॉब है और एक ही जगह बैठ के करते रहना है। अगर इस टाइप की जॉब आपको पसंद है तो आप ये कर सकते हो, ये दोनों सेम है। जनरल सर्विसेज जो होती हैं, बहुत सारे मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल के जनरल सर्विसेज में होते हैं। जनरल सर्विसेज में ना बेसिकली वो आपको जो वायरिंग वायरिंग है, जो मतलब जो आरआरबी हैं उनके जो घर और हैं, फैन, लाइटिंग, ये सारी चीजें आपको चेक करना होता है। एक तरह के मेंटेनेंस का काम होता है। तो इसमें भी मैं कहूंगा कि वो ह्यूमन कैजुअलिटी एक्सीडेंट वाला या फिर मेंटेनेंस वाला या टाइम पे मेंटेनेंस वाला वो सारा रिस्क आपको नहीं रहता है। तो ये भी थोड़ा चिल वाली सर्विस है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो अगर आप चिल और इंजॉय करना चाहते हो तो। नेक्स्ट जो आपका है EMU और TRS, ये बेसिकली क्या होता है, इंजन मेंटेनेंस वाला काम होता है। तो आप कह सकते हो भाई इसमें एक फायदा बस है कि इसमें ट्रांसफर कम होता है, कि जनरली जो वर्कशॉप्स होते हैं जहां पे मेंटेनेंस होता है बेसिकली वो लोकेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे, आप समझ लो, और जनरली वो जो बड़ी सिटीज होते हैं उनके आसपास होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा चुकी नहीं है तो ट्रांसफर कहां पे होगा, एक आरआरबी में कितने होंगे ना, तो लिमिटेड होते हैं तो लिमिटेड ट्रांसफर होता है, ये फायदा है। पर काम है इसमें मेंटेनेंस का काम है, तो आप समझ रहे हो, बाकी सारा रिस्क, शिप जॉब, बाकी सारी चीजें आपको आ जाती हैं। हेक्टिक वर्कलोड, काम नहीं किया आपने तो सीनियर आके चढ़ बैठेगा, क्यों नहीं किया, मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसका जाना था, यहाँ जाना, तो इस टाइप की वैकेटी, और आपको सर 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 तो, और आपको चेक भी करके वो साइन भी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जेई के कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद आप सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे, तो सारा अप्रूवल, इंस्पेक्शन सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये थोड़ा हेक्टिक है। बस एक फायदा है इसमें कि ट्रांसफर थोड़ा कम होगा। तो अगर आप चाहो तो ये सर्विस एडॉप्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर TRD एक सर्विस होती है। बेसिकली TRD ना जो ट्रैक वाला काम होता है ना, वो होता है TRD में। तो ट्रैक वाला काम भी अगेन हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, क्योंकि रेलवे चलेगी ट्रैक पे। और मान लीजिए कि पहले आपने इंस्पेक्शन किया, कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे डिपो में हो, प्रोडक्शन में हो, वर्कशॉप में हो, या कहीं पे ऐसे जगहों पे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है पर वहां पे कैजुअलिटी के चांसेस कम रहते हैं। पर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हुई और उसके वजह से कैजुअलिटी हुई तो भाई आपकी लंका लगा दी जाएगी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये सर्विस अगर आप एडॉप्ट करते हो तो भैया थोड़ा सा सोच समझ के करना मेरे हिसाब से। बाकी आपको खतरों से खेलने का शौक है तो यू आर फ्री टू डू सो, मतलब कुछ भी करिए। और मजा भी तभी है यार जब मतलब आपके कहने पे चीजें चले ना, तो पावर की फीलिंग है। पर जहां पे पावर है वहां पे रिस्क है और इज्जत दोनों है।
तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, पर बाकी आपकी मर्जी है। वर्कशॉप में लिमिटेड पोस्टिंग है और ऊपर से 10% का वर्कशॉप अलाउंसेज अलग से मिलता है, क्योंकि वर्कशॉप अगेन कम है, मतलब प्रोडक्शन का कह सकते हो। अब ये सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया है इन्होंने प्रोडक्शन का, तो मेंटेनेंस और प्रोडक्शन दोनों कह सकते हो आप, उसमें आ जाता है। अगर हम इंक्लूड करें तो कहीं पे फ्रेश प्रोडक्शन हो रहा है, अगर प्रोडक्शन वाली आप लोगे तो प्रोडक्शन वाली भी आएगी, प्रोडक्शन यूनिट भी बना रखा है इन्होंने। तो वहां पे वर्कशॉप में भी प्रोडक्शन, नए इंजन हो या फिर कंपार्टमेंट हो, इनको बनाना, मेंटेन करना, उनका अप्रूवल देना, फिट सर्टिफिकेट देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रांसफर इसमें भी लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, 10% एडिशनल अलाउंसेज मिलता है, ये भी फायदा है। तो इसमें तो मैं कहूंगा फायदे ही फायदे हैं। ये सिविल की सर्विसेज हैं, तो सिविल वालों से तो कहूंगा भाई आपके पास तो मतलब लेना ही पड़ेगा, क्या करोगे। और काम इसमें वही है, ब्रिजेज विजेज का जो कंस्ट्रक्शन का बेसिकली वर्क होता है। डिजाइनिंग की बातें हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, ठीक है, वर्कशॉप की बातें कर ही लिया है। C&U जो C&W वाला होता है, कोच एंड अरे कैरेज एंड वैगन वाला, उसमें बेसिकली जो आपके कंपार्टमेंट या कोचेज होते हैं उनके मेंटेनेंस का काम होता है। अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। अगर नीचे कहीं पे आ रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये वाले जो होते हैं R&D, अब इसमें R&D भी जोड़ दिया इन्होंने, तो मतलब ठीक है, ये आपको कोचेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस मेंटेन रहे प्रॉपर, वो सब आपको देखना है। तो अगेन यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फिट सर्टिफिकेट आप इश्यू करोगे, मतलब SSC इश्यू करेगा, और कुछ टाइम में बाद आप SSC बनी जाओगे। इसमें डिमोशन भी हो जाता है कि आपको JEE से SSC बनाया गया और आप गलत इन्फेक्शन आप ठीक नहीं कर रहे हो और आपके वजह से प्रॉब्लम हुई, तो आपको डिमोट भी कर दिया जाता है। तो मतलब एक बेइज्जती वाली जॉब भी होती है। केवल इसमें नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी सर्विस में, रेलवे के, आप जूनियर इंजीनियर से SSC बने हो और आपकी कोई गलती होती है तो आपको डिमोट कर दिया जाएगा, वापस आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा, उसमें कोई होता नहीं। फिर डीजल शेड वाला भी होता है। डीजल शेड मतलब अगेन वो डीजल इंजन जो होते हैं उनके मेंटेनेंस वाला काम। अगेन जहां पे भी मेंटेनेंस आता है वो सारे हेक्टिक जॉब होती हैं, सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती हैं, शिफ्ट वाली जॉब होती हैं, क्योंकि कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग जाएंगे, ये सारी चीजें वहां पे चलती रहती हैं। तो जिन जॉब को मैं अच्छा बता रहा हूं, जैसे वर्कशॉप को मैंने बोला, इससे पहले मैं जो सुपरिटेंडेंट था आपका डिपोट मटेरियल उसका बोला, या जहां पे ट्रांसफर कम होते हैं, या जो ऑफिशियल जॉब हैं इनमें, या जो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, जैसे डिजाइन वाला मैंने बोला, तो जनरली इनका कट ऑफ ज्यादा जाता है। इनके ये बच्चे हायर प्रायोरिटी में भरते हैं, तो इनका कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे तो ही चांसेज हैं कि आपको वो सर्विसेज मिलेंगी। मतलब ये जो सर्विसेज हैं ये 80 के आसपास, 80 से ऊपर के आसपास मार्क्स आपके रहेंगे, मतलब 80% की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके आसपास या उससे ऊपर के मार्क्स रहेंगे तो जाके आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन कि कितनी कितनी सीटें हैं वहां पे। जैसे मुंबई वाला ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मुंबई में काफी ज्यादा सीटें हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम चीजें मैंने डिस्कस कर लिया। ये सिग्नलिंग वालों का वही काम है जो बेसिकली पूरा ट्रैक पे जो सिग्नलिंग है, स्टेशन पे जो सिग्नलिंग है, इंटरकनेक्शन जो है स्टेशन और ट्रेन का, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो अगेन ये सारी जिनके वजह से ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, अगर आप ऐसी कोई भी सर्विस अडॉप्ट करते हैं तो यू आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये जो CMT का है, ये जो CMT है बेसिकली इंस्पेक्शन वाली जॉब होती है, मटेरियल इंस्पेक्शन, मतलब मैकेनिकल इंस्पेक्शन आप कर रहे हो ना, जो भी, चाहे वो कोई पार्ट हो, चाहे वो मटेरियल हो, उस टाइप के इंस्पेक्शन करके, कहीं पे क्रैक्स हैं, कहीं पे वेल्डिंग हुआ है, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट कास्टिंग करके बना है, तो वो सब इंस्पेक्शन वाली काम आपका होता है। तो अगेन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, पर ठीक है, मतलब चिल वाली जॉब है कह सकते हो आप, ठीक है। तो नियर अबाउट सिग्नल वालों का मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन वालों का बता दिया। सिग्नल और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन वाली चीज आ गई, कम्युनिकेशन में सिग्नल भी आ जाता है। और स्पेसिफिक सिग्नलिंग की बात करें तो जिस बेसिस पे ट्रेन का जो पूरा ट्रैक होता है वो सिंगल बेसिस पे ट्रेनें हमारी चलती हैं, तो वो आ जाता है। ये दोनों हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट के बारे में, अराउंड जो रेलवे के हैं
कुछ एक, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत डिटेल में आपको बता दिया है, पर कुछ एक क्लू दे दिया है कि कौन सी सर्विसेज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए और क्यों, और आपका जो नेचर है आप किस तरीके की सर्विसेज अडॉप्ट कर सकते हो, वो आप उसको अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, कहां पे थोड़ी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक दो और सर्विसेज हैं, मतलब ऐसी कोई भी सर्विस जहां पे इंस्पेक्शन या वो आता है, टेंडरिंग का काम आता है, उन सब में जनरली थोड़े से ब्लैक टेबल अंडर टेबल वाली बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो काफी सारे लोग उसको ध्यान में रख के सर्विस को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि ये हैं, ये भाई साहब हैं, इनका तो मतलब हाई डिमांड रहता है। खैर, ये हमने डिस्कशन कर लिया। नियर अबाउट सारे, मैंने मुंबई इसलिए चूज किया कि इनमें नियर अबाउट सब में वैकेंसी है, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं, एक ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी चीजें मैंने आपको पहले बताया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, प्रमोशन की जो मैंने बातें किया था इसमें कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, उसके उसके रिगार्डिंग तो मैं पीपीटी पे चलता हूं उसके लिए। तो अगर हम आपके प्रमोशन की बात करें, ये सारी बातें हमने कर लिया। सिलेबस का मैंने डिस्कशन नहीं किया है, बुक्स मैंने बता दी, वाईसीटी प्रैक्टिस करो आप। सिलेबस चूंकि दिया गया है, अगर डिस्कशन करना होगा तो सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न कर लिया, सर्विस सिलेक्शन कर लिया, एक प्रमोशन वाली बात रह गई है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने एक चीज बता ही दिया है कि भाई जनरली जो जेई बनते हैं वो तो एसएससी बनी जाते हैं, इसमें मुश्किल नहीं होता एसएससी बनने में, पर इसके आगे वाली जो चीजें होती है ना वो बड़ा मुश्किल होती है। अगर आप टाइम का इंतजार करोगे कि आपका टाइम आएगा तो आप अब ये जो पोस्ट होती है ना, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये डिपार्टमेंट, हर अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनमें नाम अलग अलग हो सकता है, पर ये वो वाली पोस्ट है ना ग्रुप बी। आप ग्रुप बी में कब जाओगे, जहां पे ईएससी के थ्रू पहले आया करते थे, जब रेलवे ने छोड़ा नहीं था ईएससी को, तो वो लोग जो आते थे ना वो डायरेक्टली यहाँ पे आते थे, मतलब यूपीएससी वाली जो वैकेंसी आती थी उसके थ्रू आते थे। तो अगर आप सीनियरिटी बेसिस पे यहाँ पे जाओगे ना तो समझ लो कि आपका बुढ़ापा आ जाएगा। ये स्टैग्नेशन वाली पोस्ट है, एक प्रमोशन आपका हो जाता है, इसके बाद आप एसएससी से बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं इसके पास, पर वो 1-2 साल की सर्विस बची रहती है तो मजा नहीं आता है। पर हाँ, जिनको मजा लेना है इस सर्विस का, या फिर यूपीएससी वाले जो लोग आते हैं जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जाना है, तो आपको आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, कितना, आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस एक एग्जाम देना पड़ता है। लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वैकेंसी कमी होती है पर होता है, वो एग्जाम आप दे सकते हो। जो भी जूनियर इंजीनियर है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, या एसएससी उसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप वो एग्जाम दे लीजिए। आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो यहां से उठा के डायरेक्टली आपको यहां पे बिठा दिया जाएगा, मतलब यूपीएससी वाली जो वैकेंसी होती है उसमें आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, उसका अगेन प्रोसेस होता है, पर वहां आप पहुंच जाओगे। तो ये एक प्रमोशन है, बहुत ज्यादा इसमें प्रमोशन का स्कोप नहीं है, जहां पे आप जॉब कर रहे होगे वहीं पे जॉब करना है, ऐसा नहीं कि प्रमोशन। हाँ, आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जो बाकी गवर्नमेंट जॉब में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, वैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा। बाकी प्रमोशंस इसमें बड़े कम होते हैं। ठीक है, लिमिटेड प्रमोशंस हैं, जो मतलब अगर यहां से आप ये दे के अगर आप बन जाते हो ना, ये एग्जाम क्लियर करके बनते तो हो सकता है चीफ इंजीनियर तक आप पहुंच पाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि एसएससी के आप आगे निकल पाओ, जनरली लोग नहीं निकल पाते हैं। तो ये कुछ प्रमोशन का सीन है, बहुत अच्छा तो नहीं है, पर भाई बेरोजगारी में या वैसे भी तो है ही। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, जैसे आपको सेकेंड एसी का 5 पर ईयर ना, ठीक है, ये आपको टिकट मिल जाता है, विथ फैमिली कहीं भी जा सकते हो। इसके बाद आपको 4 या 5 कुछ ऐसा है, 4 या 5 आपको वो भी मिल जाता है कंसेशन के साथ टिकट। तो आपको मान के चलो कि 8-10 टिकट मिल जाते हैं सेकेंड एसी तक का, आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर सकते हो। कुछ 5 तो बिल्कुल फ्री होंगे, 4 से 5 आपको कंसेशन पे 30% कंसेशन पे दे दिए जाएंगे। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। एक बेनिफिट और है कि आप उस पर्टिकुलर आरआरबी में हो तो उसी जोन का अराउंड आप तत्काल टिकट या वेटिंग टिकट है वो कंफर्म करा सकते हो। जनरली ये तो भाई आप भेज देते हो रिकमेंडेशन पर, जनरली होता नहीं है, मतलब करते नहीं है, बट हाँ
ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मतलब भेज सकते हो किसी रिलेटिव का, तो थोड़ा सोशल रिस्पेक्ट भी आपका बन जाएगा, तो कभी किसी का टिकट कंफर्म करवा दिया तो। पर ये इस बेसिस पे होता है कि भाई किसी सीनियर ने भेजा है तो पहले उसका रिकमेंडेशन कंसीडर किया जाएगा, किसी जूनियर का उसके बाद, उससे जूनियर का उससे बाद। पर हाँ, यहीं पे अगर किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी एमपी एमएलए ने भेज दिया, या कोई भी जो मेयर या इस टाइप की जो पोजीशंस होती हैं पॉलिटिक्स में, उन्होंने भेज दिया, तो भाई उनका सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, उनके साथ भी वीआईपी ट्रीट, क्योंकि भाई डिपार्टमेंट भी तो उनके साथ रिलेशन बनाना चाहता है। तो ये वाली चीजें हैं। तो इन शॉर्ट मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है आपके रेलवे जेई या उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके बारे में। होप सो कि आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।